Good morning, students. Today we are going to start with the new unit, that is Unit 8, and this is Chapter 12th of NCERT. This is Thermodynamics. Thermodynamics में हम पढ़ेंगे what is thermodynamics, thermal equilibrium, zeroth law of thermodynamics, then heat and internal energy work के बारे में बात करेंगे. We will talk about first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. And then two more topics are there, reversible processes and irreversible processes. सबसे पहले हम बात करते हैं what is thermodynamics. Thermodynamics is a branch of physics which deals with the study of transformation of heat energy into other forms of energy. जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है हीट एनर्जी से अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में की हीट एनर्जी में उस उनकी जो स्टडी है उसको हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. बिफोर वी स्टार्ट डिफाइनिंग थर्मल इक्विलिब्रियम हमें पता होना चाहिए थर्मोडायनामिकल सिस्टम क्या होता है. अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो है इट इज़ collection of, it is assembly of extremely large number of particles like atoms or molecules. और ये जो सिस्टम है it may exist in the form of a solid, liquid और gas. अब ये सिस्टम जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होता है. व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. हम कहते हैं कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम जब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन ऑफ द गैसेस दैट जो कि करेक्टराइज करते हैं सिस्टम को, इफ ऑल दीज पैरामीटर्स डू नॉट चेंज विथ टाइम, तो हम कहते हैं सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है. Now we come to the जो next point, next definition statement, zeroth law of thermodynamics. Very interesting. अब zeroth law of thermodynamics क्या है? See, before I give you the statement, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एक होती है एडियाबैटिक, एक होता है डायथर्मिक. तो ये एडियाबैटिक जो वॉल है वो क्या है, डायथर्मिक वॉल क्या है, क्योंकि ये यूज़ होगा इन द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एडियाबैटिक वॉल क्या होती है कि जब ये इंसुलेटिंग वॉल है जो कि विच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स और बिटवीन द टू सिस्टम्स. और एक होती है डायथर्मिक वॉल. डायथर्मिक वॉल जो है कंडक्टिंग वॉल है एंड इट अलाउज हीट एनर्जी टू फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स और बिटवीन द टू सिस्टम्स. अब क्या है, हम क्या करते हैं, दो हम सिस्टम्स लेते हैं, एक ए और एक बी. Means we can consider two gases in the cylinders A and B. ठीक है, fine. अब इसमें क्या है, this is let us say these are separated by adiabatic wall. और इधर हम तीसरा जो सिस्टम लिया वो C है और इसको हमने सेपरेट किया डायथर्मिक वॉल के साथ, डायथर्मिक वॉल के साथ. Now these A and B are in contact with, as I said, A and B are in contact with C with diathermic wall. Means there is a transfer of heat from A to C. Exchange of heat is between A and C. Similarly, there is exchange of heat between B and C. Transfer of heat takes place from B and C. जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, जब तक कि ये B और C दोनों बराबर नहीं हो जाते. ठीक है, लेकिन देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन
A and B. There is no exchange of heat between A and B. अब हम क्या देखेंगे, what we will see कि जो A और B के जो वेरिएबल्स हैं, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो चेंज करेंगे जब तक कि A एंड B जो है दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C. ठीक है. अब हमने क्या किया, इसके बाद ये जो एडियाबैटिक वॉल है इसको हमने रिप्लेस कर दिया डायथर्मिक वॉल से. हमने रिप्लेस कर दिया डायथर्मिक वॉल से. और उसके बाद हमने देखा कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन इवन व्हेन द एडियाबैटिक वॉल इज रिप्लेस्ड बाय डायथर्मिक वॉल. नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस. इसका मतलब ये हुआ कि A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, क्योंकि वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि व्हेन द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स A एंड B they are separately in thermal equilibrium with C, means A is in thermal equilibrium with C, B is in thermal equilibrium with C, then the system A and B are also in thermal equilibrium with each other. ठीक है. मीन्स जैसे आप मैथ्स में नहीं करते A is equal to C, B is equal to C, then A is equal to B, बिल्कुल उसी तरह ही है, उसी तरह. ठीक है. A is in thermal equilibrium with C, B is in with C in thermal equilibrium with C, then A and B are in thermal equilibrium with each other. This is zeroth law of thermodynamics. अब आता है कि physical quantity. अब ये physical quantity that determines whether or not given system A is in thermal equilibrium with another system B is called temperature. ये जो क्वांटिटी है जो ये डिटरमिन करती है कि सिस्टम A थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम B है या नहीं, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर. मीन्स अगर तो दोनों सेम टेम्परेचर पे है, system A and system B are both at same temperature, then there will not any flow of heat and the systems are said to be in thermal equilibrium. ठीक है. तो हम जीरोथ लॉ की एक और हम उसको we can define in different way. There exists a scalar quantity called temperature which is property of all thermodynamic systems such that equality of temperatures is the only condition for the thermodynamical systems to be in thermal equilibrium. दो systems thermal equilibrium में कब होंगे, जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा. तो जीरोथ लॉ को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर which is the property of all the thermodynamical systems such that equality of temperature is the only condition for the thermodynamical system to be in thermal equilibrium. ठीक है. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जैसे मैंने पहले भी हमने जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था उसमें हमने डिफाइन किया था कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी. It determines the direction of flow of heat when two bodies are placed in thermal contact with each other. और जो हीट है हमेशा फ्लो करती है बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट द लो टेम्परेचर. और कब हीट फ्लो करना बंद कर देती है? जब टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल एंड देन द टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है. फाइन. अब इसके बाद आता है हमारा टॉपिक अगला जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. दिस इज हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क. वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर हम इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे
only then we can understand the first law of thermodynamics, second law of thermodynamics. इन सब के बारे में तभी समझ में आएगा जब हम ये इन तीनों स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. अब हमें हीट का तो पता ही है, अभी हमने समझा भी, और हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी हीट को डिफाइन किया था. Heat is the energy that flows from higher temperature to low temperature. And this flow जो है, this flow of energy है, that is due to difference in the temperature of the two systems, two bodies. So heat is the energy which flow from body at high temperature to the low temperature when both are in contact with each other. अब दूसरा जो है टर्म है वो है इंटरनल एनर्जी. बट इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि दिस इज द टोटल एनर्जी possessed by a system due to molecular motion and molecular configuration. Means this is due to internal जो energy है, that is the combination of internal kinetic energy due to motion and due to change in the configuration that is due to internal potential energy. Means जो internal energy बेटे कहते हैं सिस्टम की, that is due to kinetic internal kinetic energy plus internal potential energy. अच्छा, जो आइडियल गैस होती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसमें हम मानते हैं कि दीज आर जीरो and no work is done in changing the configuration. इसका मतलब internal energy is only depends only on the temperature of the gas. इसका मतलब कि only on the internal kinetic energy. लेकिन जो गैसेस जिनसे हम डील करते हैं, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, रियल गैस है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नॉट जीरो. इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, फाइन. अब इंटरनल एनर्जी बच्चे कैसे चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है. हमने सिलेंडर जिसमें एक गैस है, गैस इज कंटेन्ड इन ए सिलेंडर, उसको गर्म किया, हीट किया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. या हमने क्या किया, उस सिलेंडर को इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द बॉडी विच इज एट हाई टेम्परेचर. तो क्या होगा, जो हीट है इट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी, फ्लो फ्रॉम दैट बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर टू द सिलेंडर. उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी. तो इंटरनल एनर्जी एक तो इस तरह इंक्रीज कर सकती है. एक मान लीजिए हमने जो गैस को एक्सपैंड किया, पुश द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर विच इज कंटेनिंग गैस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वर्क इज डन बाय द गैस. तो अब क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी. अब ये दोनों चीज़ें बेटे रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती हैं. जैसे मान लीजिए आपने जो सिलेंडर है उसको प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द बॉडी एट लो टेम्परेचर. उससे क्या होगा, जो हीट है इट विल फ्लो फ्रॉम द सिलेंडर विच इज कंटेनिंग गैस टू द बॉडी विच इज एट लो टेम्परेचर. उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी. या हम मान लीजिए हमने क्या किया, जो पिस्टन है उसको, पिस्टन ऑफ द सिलेंडर विच इज कंटेनिंग गैस, उसको हमने कंप्रेस किया, मीन्स नीचे की ओर किया, तो वर्क इज डन ऑन द गैस, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी. तो दिस इज हाउ इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड. तो हम कह सकते हैं ना बेटे कि whether we are providing heat, whether we are taking out heat or we are doing work, heat and work are two different modes of changing state of the thermodynamical system and hence changing internal energy of the system. Means
चाहे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वर्क इज़ डन बाय द गैस, वर्क इज़ डन ऑन द गैस, हीट इज़ टेकन फ्रॉम द सिलेंडर विच इज़ कंटेनिंग गैस, हीट इज़ बीइंग फ्लोन टू द सिलेंडर विच इज़ कंटेनिंग गैस। इन सब से क्या हो रहा है? इन सब से थर्मोडायनामिकल जो सिस्टम है उसकी स्टेट चेंज हो रही है और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज हो रही है। और जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। दिस इज द स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं कि पैरामीटर्स जो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, कंपोजिशन ऑफ द गैस है। तो इन सबको, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक। और इन स्टेट वेरिएबल्स को अगर हम रिलेट करें, कनेक्शन बिटवीन दी स्टेट वेरिएबल्स, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। ये सारा आपने पढ़ा है। आपने ये केमिस्ट्री में हमेशा पढ़ते हो कि इफ़ यू कंसिडर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, let us say n is the number of moles of the gas. ठीक है, fine. Then P is the pressure, V is the volume, T is the temperature. State variables, they are related by the equation PV is equal to nRT. अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। बेटे, थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं? हम कहते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस सेट टू टेक प्लेस जब ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, ये टाइम के साथ चेंज होते हैं। प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो अगर ये पैरामीटर्स चेंज होते हैं तो हम कहते हैं कि थर्मोडायनामिकल प्रोसेस सेट टू टेक प्लेस। हम वी कैन हैव डिफरेंट टर्म्स, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या होते हैं ये? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है विच अक्कर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है कि वो प्रोसेस जिसमें जो हीट है नीदर इट कैन एंटर द सिस्टम और लीव द सिस्टम। सॉरी। अब इस फॉर अनदर एग्जाम्पल, जो अनदर हमारे पास प्रोसेस है, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस है विच अक्कर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसी तरह जो आइसोकोरिक प्रोसेस है इट अक्कर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दीज आर द प्रोसेसेस विच अक्कर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। और एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे हम कहते हैं कि नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद आता है वी डिफाइन ए टर्म दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। ये चीज़ें शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी। थर्मोडायनामिक्स के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, कर्व बनाएंगे, उस PV डायग्राम बनाएंगे, उसको हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। लेट अस से ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम जिसकी इनिशियल स्टेट है A और B है जो है फाइनल स्टेट। प्रेशर इज P1 V1 in the initial state and it changes to P2 V2 in the final state. कोई भी पॉइंट अगर आप कंसिडर करोगे इन बिटवीन, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। जो बीच की स्टेट है ना, उसको इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। आप व्हाट यू सी कि एज द pressure increases, volume decreases. As the pressure decreases, volume increases. As the pressure decreases, volume
इंक्रीजेस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आइसोथर्मल चेंज। अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज आइसोथर्मल। ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम एक सिलेंडर, एक गैस इज कंटेन्ड इन ए सिलेंडर, और इसका जो हम देखते हैं कि वॉल्स जो हैं वो कंडक्टिंग है, वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग है, मीन्स देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। ठीक है, फाइन। अब व्हाट हैपन्स हियर, व्हाट हैपन्स जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं। मान लो गैस जो है वो एक इनक्लोजर है, एक सिलेंडर है, उसमें है, और उसको हम कंप्रेस करते हैं। वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, लेकिन वॉल्स जो हैं वो कंडक्टिंग है, उससे जो हीट प्रोड्यूस हुई दैट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए गैस को हमने एक्सपैंड किया। अब वर्क इज डन बाय द गैस एंड हीट इज स्पेंट, हीट इज यूज्ड। अब वो हीट कहां से आई? क्योंकि वॉल्स कंडक्टिंग है, इट इज गेन्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने चेंज जो है वो कहा है कि दिस इज आइसोथर्मल चेंज। इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस चेंज होते हैं विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर, विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर। अब इसका मतलब जो आइसोथर्मल चेंज है उसकी दो इसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए? एक, जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है ना बेटे, वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, और जो प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन है और एक्सपेंशन है, दीज शुड बी वेरी स्लो। मतलब ये कि इतना स्लो होना चाहिए कि सो दैट जो उसके पास टाइम हो हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स और सराउंडिंग टू द सिस्टम। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए एक तो वॉल्स जो है कंटेनर की कंडक्टिंग होनी चाहिए, एक उसका जो प्रोसेस है दैट शुड बी वेरी स्लो। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? मेल्टिंग प्रोसेस, रिमेंबर, या आपको याद होगा हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसमें किया था कि हाउ द मेल्टिंग प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बॉइलिंग प्रोसेस, उसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। स्लो कंप्रेशन है, स्लो एक्सपेंशन है। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द आइसोथर्मल चेंज। इक्वेशन जो होती है आइसोथर्मल चेंज की, दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसके बाद आता है एडियाबैटिक चेंज। जो एडियाबैटिक चेंज है वो क्या है कि दिस इज अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर और एस्केप फ्रॉम द गैस इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक चेंज। इसमें टेम्परेचर चेंज होता है जब कोई हीट नीदर हीट कैन बी अलाउड टू एंटर और नॉर हीट कैन एस्केप फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम क्या है? गैस कंटेन्ड इन द सिलेंडर। अब इसमें पता क्या होता है, अब जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन अब वॉल्स तो कंडक्टिंग नहीं है, वॉल्स जो हैं नॉन कंडक्टिंग है, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसी तरह बेटा जो गैस जब हम एक्सपैंड करते हैं, हीट इज स्पेंट, हीट इज बीइंग यूज्ड, तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रही, वॉल्स तो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। अब कंडीशन, इसका मतलब इसेंशियल कंडीशन एडियाबैटिक चेंज की क्या हुई? walls of the container, they are perfectly non-conducting,
मीन्स देयर शुड बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. सिस्टम क्या है? गैस. मीन्स नो हीट शुड गो और नो हीट शुड एंटर इनटू द गैस. अच्छा, जब कंप्रेशन और एक्सपेंशन करते हैं एकदम से क्विक होना चाहिए, वेरी फास्ट, वेरी सडन, सो दैट कोई देयर इज नो टाइम. अगर थोड़ी बहुत भी अगर उसमें गुंजाइश है एक्सचेंज होने की हीट की, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन इतना फास्ट हो कि टाइम ही ना हो देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? सडन कंप्रेशन, सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैस, सडन बस्टिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ द साइकिल, जो एक्सपेंशन है स्टीम की इन द सिलेंडर ऑफ ए स्टीम इंजन. ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये है हमारी एडियाबैटिक चेंज की, एडियाबैटिक चेंज की. अब ये एडियाबैटिक रिलेशन जो है इसको जैसे हमने अभी किया ना आइसोथर्मल का पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी तरह जो एडियाबैटिक के लिए बेटे ये है पीवी गामा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. गामा क्या है? मैंने पहले भी जो करवाया था आपको ये पिछले आर्टिकल्स में, उसमें बताया था कि गामा इज रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसको क्योंकि पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा. अब बेटे इसमें क्या है, इसमें ना ये इक्वेशंस, डिफरेंट इक्वेशंस आ जाती हैं. न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होती हैं ये वाली इक्वेशंस. हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं. हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ एन गैस. एन इज इक्वल टू 1 ले लें तो पी वी इज इक्वल टू आर टी है, पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी. अब ये जो पी है, पी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी. तो आपके पास क्या आ गया? V ऊपर चला गया -1. K अपॉन आर, आर भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट है, तो K अपॉन आर बेटे क्या हो गया? अनदर कांस्टेंट. तो आपके पास क्या आ गया? T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1. ये न्यूमेरिकल्स में फार्मूलाज बहुत यूज़ होते हैं, तो इनको याद रखिएगा. इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है. अब इसमें इसको दूसरे प्रेशर एंड टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे? इसमें से V की वैल्यू निकाल दो, आर टी अपॉन पी, और इसमें V की वैल्यू आर टी अपॉन वी पुट कर दीजिए. जब हमने वैल्यू पुट की, ये देखो P आर गामा टी गामा, ये है ना बेटे, इसको आर टी अपॉन पी एंड P नीचे था, इसको ऊपर ले आए माइनस गामा इज इक्वल टू के. बेटे ये सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं मैंने और कुछ नहीं किया. P V गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट था ना, तो V की मैंने जब वैल्यू पुट की, ये आर टी अपॉन पी, ये गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये आ गया पी आर गामा टी गामा पी माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो ये आ गया आपके पास, ये आर गामा ये भी कांस्टेंट है, और ये माइनस गामा, तो ये क्या आ गया? टी गामा पी 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, ये देखो टी गामा और पी 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये आ गया, ये मैंने जो सारा यहाँ पे किया हुआ है. ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में. ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होते हैं. इसके बाद हमने ना क्या किया कि एक हमने इंडिकेटर डायग्राम्स फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ड्रॉ किए, आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए. ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट किए हैं हमने. एक्सपेंशन मीन्स व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, और ये कंप्रेशन है मीन्स व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो इसमें हम देखेंगे व्हाट वी फाइंड दैट स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व. तो ये तो आपको डायग्राम, ये तो डायग्राम है. ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं. कैसे? ये देखो, हमें पता है
कि इसमें से जो स्लोप है, किसी भी उसका जो स्लोप है ऑल्टीट्यूड, ये ट्राइंगल अगर ड्रॉ करें, ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस p अपॉन v, स्मॉल वैल्यू dp अपॉन dv, ठीक, दोनों केसेस में स्लोप ऑफ द कर्व dv अपॉन dv है। हम आइसोथर्मल की बात करते हैं pv, इसको अब इसमें से आइसोथर्मल में से हमने dp अपॉन dv निकालना है। डिफ्रेंशिएट करो, जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू v करना है, तो v को हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू v तो क्या आ जाएगा 1 प्लस v इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का हमेशा डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। बेटे ये हमने डिफ्रेंशिएशन का हमने फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। इसको हम लिख सकते हैं p dv, ये dv ऊपर ले गए, p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा v dp इज इक्वल टू माइनस p dv, ये आ गया माइनस p बाई v। ये आ गई स्लोप आइसोथर्मल के केस में। अब एडियाबैटिक के केस में pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन किया, ये देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, याद है आपको, मैंने बताया हुआ है ना आपको, डिफ्रेंशिएशन ऑफ xn इज इक्वल टू n xn माइनस 1, n की जगह गामा है, x की जगह v है, दिस इज गामा माइनस 1 प्लस ये बेटे सेम फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0। ये बेटे इसको हमने रीअरेंज किया, जब हमने रीअरेंज किया तो आपके पास आ जाएगा माइनस गामा p अपॉन v। अब गामा हमेशा गामा इज इक्वल टू cp अपॉन v cv, तो बेटे cp आपको याद है ना, why cp इज ग्रेटर देन cv, रिमेंबर दैट प्रेशर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन cv, क्वेश्चन भी करते हैं हम, तो गामा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो जब गामा इज ग्रेटर देन 1 इसका मतलब dp अपॉन dv, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल के लिए स्लोप कितनी है, माइनस p अपॉन v, एडियाबैटिक के लिए कितनी होगी, गामा इंटू स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल। सिंस गामा इज ग्रेटर देन 1 हम कह सकते हैं कि एडियाबैटिक स्लोप इज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन द आइसोथर्मल कर्व। ठीक, अब दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन and adiabatic expansion, and we will talk about first law of thermodynamics, second law of thermodynamics and more topics. ठीक है, फाइन, अपना रिवाइज कीजिए, ये जो सारा मैंने करवाया है इसको प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर बेटा।